हेलो, वेलकम बैक टू परचम। मैं पूजा आप लोगों का परचम क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और जहाँ तक आपको पता है कि हमारी मॉडर्न हिस्ट्री लगभग ख़त्म हो चुकी है। मैं ऐसा तो नहीं कह सकती कि पूरी ख़त्म हो गई है, क्योंकि इतनी वास्ट होती है हिस्ट्री, आप सभी लोग जानते हैं। जैसे कि एक स्पेशल सेशन मैं आपके लिए लेकर आऊँगी जहाँ पे हम सोशल एंड रिलीजियस मूवमेंट पढ़ेंगे। हम राजा राम मोहन राय, रामकृष्ण परमहंस और स्वामी दयानंद जी के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो ऐसा हम कह नहीं सकते कि मॉडर्न हिस्ट्री ख़त्म हो गई है, लेकिन हाँ, मैक्सिमम पोर्शन जो है वो मॉडर्न हिस्ट्री का मैंने आपको ख़त्म करा दिया है। तो जो भी मैंने आपको पढ़ाया है और प्रीवियस ईयर जो भी क्वेश्चन फ्रेम किए गए हैं, तो उसी पे बेस्ड आज की क्लास है, जहाँ पे हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मॉडर्न हिस्ट्री के डिस्कस करेंगे। लगभग 20 क्वेश्चन है, 20 क्वेश्चन है जिनके आंसर्स आपको करने हैं। आप आंसर कमेंट सेक्शन में मत कीजिएगा, आप अपने माइंड में रखिएगा कि आपका आंसर क्या है। बस कमेंट सेक्शन में आप मुझे ये बताइएगा कि 20 में से आपके कितने क्वेश्चंस के आंसर सही हैं। मतलब आपका स्कोर जानने में मैं इंटरेस्टेड हूँ, तो बिल्कुल आप अपना स्कोर मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। अच्छा, इसके बाद हम मीडिएवल हिस्ट्री मतलब मध्यकालीन भारत की शुरुआत करेंगे। ठीक है, तो चलिए आइए सेशन की शुरुआत करते हैं। शुरुआत करने से पहले जल्दी से एक बार लिंक को शेयर कर देंगे अपने फ्रेंड्स के साथ, और अगर पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, जिससे अपकमिंग क्लासेस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। अगर आप लोगों का मॉडर्न हिस्ट्री का कोई भी क्लास रह गया है तो आप परचम की प्लेलिस्ट में जाके मॉडर्न हिस्ट्री की क्लासेस कोई रह गई हैं तो आप उसे सुन सकते हैं, देख सकते हैं। साथ ही साथ आप मुझे ये भी बताइएगा कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का एक और सेशन चाहते हैं या फिर एकमात्र सेशन आपके लिए आपकी तैयारी को चेक करने के लिए सफिशिएंट है। ठीक है, तो चलिए इसका PDF आपको परचम की वेबसाइट पे मिल जाएगा। सो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ट्रेडर्स फर्स्ट केम टू द इंडिया ड्यूरिंग द मुगल पीरियड। मुगल काल के दौरान कौन से यूरोपियन कंपनी या व्यापारी जो थे वो भारत में आए थे। आप सभी जानते हैं कि यूरोप से अलग अलग व्यापारी, अलग अलग कंपनीज भारत में आई और उन्होंने अपनी यहाँ पर ट्रेड करना शुरू किया। तो सबसे पहले जो है आप जानते हैं कि पोर्चुगीज़ आए थे, पोर्चुगीज़ के बाद डच आए, डच के बाद ब्रिटिशर्स आए, फिर डेनिश आए और फिर फ्रांसीसीज आए। तो सबसे पहले आने वाले पोर्चुगीज़ थे और सबसे लास्ट में जाने वाले भी पोर्चुगीज़ थे। तो PDBDF आप याद रख सकते हैं। लेकिन जब ये भारत आए तो इन्होंने व्यापार करने के बारे में सोचा, अपनी कंपनी को सेटअप करने के बारे में सोचा। तो सबसे पहले पोर्चुगीज़ ने अपनी कंपनी सेटअप की, फिर ब्रिटिशर्स ने की, फिर डच ने की, फिर डेनिश ने की और फिर फ्रांसीसीज ने की। तो आने का सीक्वेंस और कंपनी सेटअप करने का सीक्वेंस जो है वो थोड़ा सा यहाँ पे डिफरेंस है, आप इसको देख लेंगे। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, तो मुगल काल के दौरान आने वाला पहला व्यापारी कौन था, तो आप कहेंगे पुर्तगाल के व्यक्ति थे, पोर्चुगीज़ थे। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं इस इमेज में ये जो व्यक्ति दिख रहे हैं ये वास्को डिगामा है। तो ये यूरोप के रहने वाले व्यक्ति हैं। यूरोप से दो व्यक्ति निकलते हैं और नए समुद्री मार्ग की खोज के लिए निकलते हैं कि जाएंगे और नया व्यापार के लिए हम रास्ता खोजेंगे। तो एक व्यक्ति थे कोलंबस जो अमेरिका पहुंच गए, निकले थे भारत की खोज में, पहुंच गए अमेरिका। दूसरे व्यक्ति थे वास्को डिगामा जो इस तरीके से अफ्रीका को पूरा क्रॉस करते हुए कालीकट बंदरगाह पहुंचते हैं, जहां पर एक राजा होता है, राजा जमोरिन, इनका वेलकम करता है। फिर ये गोवा जाते हैं और गोवा से वापस यूरोप आ जाते हैं। तो 1498 में पहला व्यक्ति जो पुर्तगाल से आया था वो कौन था, वास्को डिगामा था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। मैं एक्स्ट्रा फैक्ट्स भी बताते जाऊंगे, जिससे 20 क्वेश्चन के अलावा 20 और नए क्वेश्चन आपके साथ तैयार हो जाएंगे। ठीक है, हु वॉज द फर्स्ट इंडियन टू हैव द एंटर द इंडियन सिविल सर्विस। सभी लोगों का ड्रीम होता है इंडियन सिविल सर्विस को ज्वाइन करना, अखिल भारतीय सेवाओं में जाना। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि भारतीय सिविल सेवा में प्रवेश करने वाला पहला भारतीय कौन था। ठीक है, आंसर करेंगे आप लोग। चलो मैं आप लोग की एक मदद कर देती हूँ, ये वही व्यक्ति हैं जिनके भाई रविन्द्रनाथ टैगोर जी हैं। ठीक है, तो आपको इतना हिंट पर्याप्त होगा। तो सत्येंद्र नाथ टैगोर जी वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने इंडियन सिविल सर्विस का एग्ज़ाम दिया था। इन्होंने ये एग्ज़ाम 1863 में रिटर्न दिया था और उसके बाद 1864 में क्वालिफाई होके इंडियन सिविल सर्विस के एग्ज़ाम को इन्होंने ज्वाइन कर लिया था। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, ये रहे आपके पिक्चर, सत्येंद्र नाथ टैगोर जी की, फर्स्ट इंडियन सिविल सर्वेंट। ठीक है, लंदन में इनका एग्जाम उस समय कंडक्ट हुआ था, क्योंकि उस समय सिविल सेवाएं जो होती थी वो लंदन में आयोजित होती थी, भारत में आयोजित नहीं की जाती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। द मराठास एंड द केसरी वर द न्यूज़पेपर पब्लिश बाय द लोकमान बाल गंगाधर तिलक to awaken the people in which language was the Maratha published। तो लोकमान बाल गंगाधर तिलक के द्वारा दो न्यूज़पेपर को पब्लिश किया गया था, एक तो मराठा है और दूसरा केसरी है। ये न्यूज़पेपर क्यों पब्लिश किए गए, जिससे लोगों में अवेयरनेस और भारत की जो स्थिति है उसके बारे में उसे जागरूक कराया जाए। तो यहाँ पे इन्होंने जो न्यूज़पेपर पब्लिश किए थे मराठा, वो किस भाषा में था।
मराठी, गुजराती, इंग्लिश या हिंदी। तो मैंने पहले भी आपको क्लास में डिस्कस किया है कि मराठा इंग्लिश में था और केसरी मराठी में था। तो केसरी अगर पूछे तो बता देना कि मराठी भाषा में पब्लिश हुआ था, और मराठा अगर पूछे तो बता देना इंग्लिश भाषा में ये न्यूज़पेपर पब्लिश किया गया था बाय द लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक। अब आप तिलक जी के बारे में एक और फैक्ट याद रखेंगे कि तिलक जी कभी भी आईएनसी के प्रेसिडेंट नहीं रहे, और 1 अगस्त 1920 को लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु भी हो जाती है, और महात्मा गांधी इनके नाम पे तिलक फंड की शुरुआत भी यहाँ पर करते हैं। तो 1881 में मराठा न्यूज़पेपर इंग्लिश में पब्लिश किया गया था। साथ ही साथ लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक का सोचना था कि लोगों की गैदरिंग होनी चाहिए। जब लोगों की गैदरिंग होगी तो वो अपनी विचारधाराओं को, अपनी आइडियोलॉजी को एक दूसरे के साथ डिस्कस करेंगे, अपनी प्रॉब्लम को डिस्कस करेंगे, और जब प्रॉब्लम का डिस्कशन होता है तो सॉल्यूशन भी ज़रूर मिल जाता है। इसलिए महात्मा गांधी जी के बाल गंगाधर तिलक जी के द्वारा ड्यूरिंग द फ्रीडम स्ट्रगल 2 स्पेशल फेस्टिवल आयोजित किए गए। एक तो गणेश उत्सव था और दूसरा शिवाजी उत्सव। तो गणेश उत्सव और शिवाजी उत्सव की शुरुआत जो है वो बाल गंगाधर तिलक के द्वारा की गई थी, और 1893 में पहली बार गणेश उत्सव की शुरुआत बाल गंगाधर तिलक के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाई विच अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वर प्रीवी पर्सेस एंड द प्रिविलेजेस ऑफ प्रिंसेस अबलॉइज्ड। मतलब पहले जो राजा, जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमारे पास 500 से ज़्यादा प्रिंसली स्टेट थी, और उन प्रिंसली स्टेट को भारत में मर्ज किया था। तो जब वहाँ के राजा वगैरह थे उनको हम प्रीवी पर्स या पेंशन दिया करते थे, तो वो पेंशन हमने कब बंद कर दी? 25th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, 26, 27 या 28? चलो आंसर कर दो। चलो आप लोग की थोड़ी सी मदद कर देते हैं। ये जो कार्यक्रम था ये पूरा किया गया था इंदिरा गांधी जी के द्वारा। उस समय हमारी पीएम जो थी वो इंदिरा गांधी थी। आयरन लेडी भी कहा जाता है उन्हें, क्योंकि उन्होंने पोखरण टेस्ट कराया। कई सारे अचीवमेंट जो हैं वो इंदिरा गांधी जी के साथ जुड़े हुए हैं। तो वो कौन सा अमेंडमेंट था? आंसर करेंगे तो सही आंसर हो जाएगा 26 नंबर का कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, जो कि 1971 में किया गया था, और जिसके अंतर्गत प्रीवी पर्सेस को, जो प्रिविलेजेस दिए जाते थे प्रिंसेस को, वो खत्म कर दिए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आरआरबी एनटीपीसी से लिया है। हु अमंग द फॉलोइंग गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया वाज कॉल्ड द मेकर ऑफ द मॉडर्न इंडिया? आप सभी जानते हैं भारत में कई सारे गवर्नर जनरल आए, ठीक है। अंतिम जो गवर्नर जनरल थे ब्रिटिशर्स की तरफ से आए हुए, तो वो लॉर्ड माउंटबेटन थे। अब इन सारे गवर्नर जनरल में से किसे मेकर ऑफ द मॉडर्न इंडिया कहा जाता है? लॉर्ड एल्गिन, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड मेयो या फिर लॉर्ड रिपन? अच्छा, मॉडर्न इंडिया का मेकर उसे ही कहा जाएगा जो इंडिया के अंदर बहुत सारे काम करेगा, जैसे कि पोस्टल सर्विस की शुरुआत कराएगा, टेलीग्राफ की शुरुआत कराएगा, या फिर रेलवे की शुरुआत कराएगा, जो डिफरेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कराएगा, उसको ही तो हम मेकर ऑफ मॉडर्न इंडिया बोलेंगे। तो आई थिंक ये हिंट आपके लिए सफिशियंट होगी। तो भारत में रेलवे की शुरुआत किसने की? लॉर्ड डलहौजी ने की। तो लॉर्ड डलहौजी को हम मेकर ऑफ मॉडर्न इंडिया कहेंगे। यह है पिक्चर लॉर्ड डलहौजी की। तो इन्होंने पहले तो जो है पॉलिसी ऑफ फ्री ट्रेड, ऑल पोर्ट्स ऑफ द इंडिया वर डिक्लेयर्ड फ्री। तो सब पहले तो ट्रेड, इन्होंने व्यापार करने की परमिशन दी। इसके अलावा जो फीमेल होती थी, लड़कियां होती थी, जन्म से पहले ही उनको मार दिया जाता था, जिसको भ्रूण हत्या या फिर इन्फेंटिसाइड के नाम से जाना जाता है, तो उस पर प्रतिबंध लगाया, उस पर इन्होंने रोक लगाई। इसके अलावा इन्होंने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, मतलब हड़प की नीति, अगर कोई भी राजा है उसका कोई भी एक प्रॉपर उत्तराधिकारी नहीं है तो उसके राज को हड़प लिया जाता था। तो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स भी शुरू किया किसने? लॉर्ड डलहौजी ने। और पहला जो प्रिंसली स्टेट है जिसे कैप्चर किया वो सतारा है, उसके बाद जयपुर, संबलपुर, उदयपुर, झांसी और नागपुर। इसके अलावा इंग्लिश एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए इन्होंने वुड डिस्पैच एक्ट भी लेकर आए। इसके अलावा इन्होंने क्या किया? टेलीग्राफ लाइन की शुरुआत की, और पहली जो टेलीग्राफ लाइन थी वो कलकत्ता से आगरा के बीच में थी 1853 में। इन्होंने रेलवे की शुरुआत की, और रेलवे की शुरुआत इन्होंने पहली ट्रेन जो है वो बॉम्बे से थाने के बीच में चलाई थी 1853 में। तो इस तरीके से जो ग्रैंड ट्रंक रोड है, जो शेरशाह सूरी ने काम शुरू करवाया था, उसके काम को, उसको वापस रिकंस्ट्रक्शन कराने का काम, उसको रेनोवेट कराने का काम भी लॉर्ड डलहौजी ने किया। इसलिए लॉर्ड डलहौजी को मेकर ऑफ द मॉडर्न इंडिया के नाम से जाना जाता है। तो आई थिंक ये सारी बातें लॉर्ड डलहौजी के बारे में आपको क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, चलो अगला प्रश्न देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन मैंने आपके जो क्विज होता है आपको परचम की एप्लीकेशन में, वहां पर भी मेंशन किया था। हु वॉज द नोन एज द बादशाह खान? बादशाह खान के नाम से किसे जाना जाता है? मोहम्मद अली जिन्ना, अब्दुल कलाम आज़ाद, खान अब्दुल गफ्फार खान या फिर खान अब्दुल बली खान? तो बादशाह खान,
ठीक है, इनको हम फ्रंटियर गांधी के नाम से भी जानते हैं, और फ्रंटियर गांधी मतलब सीमांत गांधी, ये गांधी जी के बहुत क्लोज्ड मित्र माने जाते हैं। इनका नाम है खान अब्दुल गफ्फार खान, और खान अब्दुल गफ्फार खान ने लाल कुर्ती मूवमेंट भी शुरू किया था, ठीक है ना। खुदी खिदमतगार मूवमेंट भी शुरू किया था अब्दुल गफ्फार खान ने। इनको सीमांत गांधी या फ्रंटियर गांधी के नाम से भी जाना जाता है, और इनको ही बादशाह खान भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, Where did the English East India Company set up its first factory in India during the reign of Jahangir? तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ पर लगाई थी? जहांगीर के शासनकाल में। हालांकि अगर हम बात करें 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी बन जाती है, और जिस समय ईस्ट इंडिया कंपनी बनती है उस समय भारत में रूल कर रहे होते हैं अकबर। लेकिन आप सभी जानते हैं 1605 में अकबर की डेथ हो जाती है, और उसके बाद उनके बेटे सलीम, जिनको हम जहांगीर के नाम से जानते हैं, वो गद्दी पर बैठते हैं। मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी जब भारत आती है उस समय रूल कौन कर रहा होता है? जहांगीर। इसलिए परमिशन से किससे लेंगे? जहांगीर से। तो ये क्वेश्चन भी याद रखिएगा, जब ईस्ट इंडिया कंपनी का फॉर्मेशन होता है तो अकबर होते हैं, और जब ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आती है तो जहांगीर होते हैं। तो जहांगीर से इन्होंने परमिशन ली, और परमिशन लेने के बाद अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ पर सेटअप की? तो सही आंसर हो जाएगा सूरत। ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर, सूरत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इंडस्ट्रियल वर्किंग क्लास डिड नॉट पार्टिसिपेट इन द सिविल डिसओबिएंट मूवमेंट इन द लार्ज नंबर एक्सेप्ट इन। तो देखिएगा, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में गांधी जी के द्वारा शुरू किया गया था, और सबसे पहला इवेंट जो हुआ था वो दांडी मार्च से इस कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी। तो इसमें जो इंडस्ट्रियल वर्कर है उन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया। केवल और केवल एक जगह के इंडस्ट्रियल वर्कर ने इस मूवमेंट में गांधी जी का सहयोग किया था। वो किस रीजन के थे? नागपुर, मद्रास, सूरत या फिर कैलकाटा का रीजन? आंसर करेंगे तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे नागपुर रीजन के जो इंडस्ट्रियल क्लास के वर्कर थे उन्होंने गांधी जी का सहयोग किया था सविनय अवज्ञा आंदोलन में। ओके, चलो इस क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ते हैं, सुनिएगा। गांधी इरविन पैक्ट जो कि 1931 में हुआ था, सरोजनी नायडू ने कहा था कि दो महात्माओं का मिलन है। तो गांधी इरविन पैक्ट के बारे में बात हो रही है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन वाज नॉट प्लेस्ड इन द गांधी इरविन पैक्ट? पहला क्वेश्चन है, यहां पर गांधी इरविन पैक्ट में सविनय अवज्ञा आंदोलन को वापस लेने की बात की गई। दूसरा है, रिमूवल ऑफ द सॉल्ट टैक्स, नमक कर को हटाने की बात की गई। लीगली परमिटेड टू द प्रोड्यूस, ट्रेड एंड द सेल, कानूनी रूप से उत्पादन करने, व्यापार करने और बेचने की परमिशन दी गई। अगला है द कंडीशन ऑफ विड्रॉ ऑफ टैक्स फ्रॉम द खादी प्रोडक्शन, खादी उत्पादन से कर वापस लेने की बात की गई है। अंतिम है कंडीशन ऑफ पार्टिसिपेट इन द राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस ऑफ द आईएनसी, गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस को पार्टिसिपेट करने के लिए कहा गया। कौन सी बात है जो गांधी इरविन पैक्ट से रिलेटेड नहीं है? तो मैंने आपको बताया था कि राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस लंदन में चल रही है और गांधी जी या फिर आईएनसी की तरफ से कोई भी उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, इसलिए इरविन जो होते हैं उस समय के गवर्नर गांधी जी से मुलाकात करते हैं और उन दोनों के बीच में जो समझौता होता है उसको ही हम गांधी इरविन पैक्ट के नाम से जानते हैं। उसमें कहते हैं इरविन साहब कि आप इस सिविल डिसोबिएंट मूवमेंट को बंद कर दो, तो गांधी जी कहते हैं ठीक है, आप हमारे राजनीतिक कैदियों को रिहा कर दीजिए, नमक कानून को खत्म कर दीजिए, तभी हम जो है वो सविनय अवज्ञा आंदोलन में राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट करेंगे। लेकिन यहाँ पे कहीं भी खादी की बात नहीं हुई, मतलब ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलो बहुत अच्छा क्वेश्चन। अब इस क्रोनोलॉजी को आपने पूरा मॉडर्न हिस्ट्री डिस्कस किया है मेरे साथ, आप बस इस क्रोनोलॉजी को बताइए, अरेंज कीजिए। दांडी मार्च, साइमन कमीशन, पूना पैक्ट एंड द गांधी इरविन पैक्ट। चलिए बता देंगे फटाक से। तो कौन सा इवेंट सबसे पहले होता है? तो आप सभी जानते हैं कि साइमन कमीशन 1927 में बनता है, 1928 में भारत आता है और 1930 में अपनी रिपोर्ट देता है। दांडी मार्च आप सभी जानते हैं 12 मार्च से शुरू होती है 1930 में दांडी नामक स्थान से। पूना पैक्ट बाबा साहब अंबेडकर और महात्मा गांधी के बीच में होने वाला एक पैक्ट होता है, ठीक है, 1932। तो गांधी इरविन पैक्ट जो है वो 1931 में होता है। चलिए अब आंसर करेंगे आप क्रोनोलॉजी। तो सबसे पहले साइमन कमीशन का भारत आना, ओके, इसके बाद दांडी मार्च का होना, ठीक है, इसके बाद क्या हुआ? गांधी इरविन पैक्ट हुआ, ठीक है, और उसके बाद पूना पैक्ट होता है। मतलब BADC इज द राइट आंसर। कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है? तो ऑप्शन नंबर सेकंड इज द करेक्ट आंसर। तो ये आपको तभी बनेगा जब आपने पूरा का पूरा मॉडर्न हिस्ट्री अच्छे से पढ़ा होगा, तभी आप इस क्रोनोलॉजी को अरेंज कर पाएंगे। इस तरह के क्वेश्चन जो है वो UPSC एग्जाम में देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है नील विद्रोह।
इंडिगो रिवॉल्ट के नेता कौन थे? अब नील की खेती करने के लिए बोला जाता था, ठीक है ना। और नील की खेती करने से ड्रॉबैक क्या होता था कि जो हमारी ज़मीन है उसकी फर्टिलिटी कम होती थी। इसके बाद इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आ जाता है और नील की खेती कम हो जाती है, तो हमसे ज़्यादा टैक्स भी लिया जाता है, तो इंडिगो रिवोल्ट होता है। तो इंडिगो रिवोल्ट के नेता कौन थे? बुद्धू भगत, दिगंबर विश्वास, दीनबंधु मारा या बिरसा मुंडा? चलो आंसर करेंगे तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, दिगंबर विश्वास। तो देख लेते थोड़ा सा, ये जो विद्रोह है 1859 1860 में होता है। बंगाल में शुरुआत होती है इसके, और इसके लीडर होते हैं दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास। अब इसको कहाँ पर पब्लिश किया जाता है? तो एक न्यूज़पेपर होता है हिंदू पेट्रियाट, उसमें इंडिगो रिवॉल्ट के बारे में बात होती है। इस विद्रोह की जांच करने के लिए एक कमेटी बनाई जाती है जिसको नील कमेटी भी कहा जाता है। इस कमेटी के अध्यक्ष सिटोन कार होते हैं। और इंडिगो रिवोल्ट पे लिखी गई जो पहली पुस्तक है वो नील दर्पण है, और नील दर्पण पुस्तक किसने लिखी है? तो दीनबंधु मित्र ने लिखी है। तो इतनी चीज़ें आपको इंडिगो रिवोल्ट के बारे में पता चल गई। कहाँ से शुरू हुआ? बंगाल से। किसने शुरू किया? दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास ने। पहला न्यूज़पेपर इसको सपोर्ट करने के लिए हिंदू पेट्रियाट बना था। इस विद्रोह की जांच करने के लिए एक नील कमेटी बनाई गई थी जिसके अध्यक्ष कौन थे? सिटोन कार्ड थे। नील विद्रोह पर लिखी गई पहली पुस्तक कौन थी? तो नील दर्पण थी, और किसने लिखी है? दीनबंधु मित्र ने लिखी है। कब हुआ था? 1859 1860 में ये रिवॉल्ट हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ड्यूरिंग whose tenure as the viceroy of India were the great matriarch Bhagat Singh, Sukhdev and Rajguru hanged? किस वायसराय के दौरान महान शहीद भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी की सजा दी गई थी? लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड इरविन, लॉर्ड मिंटो या लॉर्ड चेम्सफोर्ड? अच्छा, मैंने आपको डिस्कशन किया था कि जब गांधी इरविन पैक्ट होता है और गांधी जी को उस समय बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट का सामना करना पड़ता है, गांधी जी के स्टैच्यू को, पोस्टर्स को जलाया जाता है, गांधी जी को काले झंडे दिखाए जाते हैं, क्योंकि ये जो पैक्ट हो रहा है 5 मार्च 1931 को हो रहा है, और 23 मार्च 1931 को जो है भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी होती है। तो सभी लोग कहते हैं कि महात्मा गांधी लॉर्ड इरविन से जब बात कर रहे थे तो इन लोगों की फांसी की सज़ा रोक सकते थे, ऐसा बोला जाता है। लेकिन फिर गांधी जी का स्टेटमेंट ये था कि गांधी मर सकता है लेकिन गांधीवाद नहीं, मैं कभी भी हिंसा का साथ नहीं देता, हमेशा अहिंसा के साथ ही रहता हूँ। तो बिल्कुल उस समय जो भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को जब फांसी की सज़ा दी जाती है तो उस समय भारत के गवर्नर होते हैं लॉर्ड इरविन, ठीक है। तो ये गांधी इरविन पैक्ट इसी से रिलेटेड था, आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है। इन विच एंग्लो मैसूर वॉर एंड विच ईयर वॉज टीपू सुल्तान किल्ड? तो मैंने आपको बताया था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और मैसूर के सुल्तान के बीच में 4 बैटल होती है जिनको एंग्लो मैसूर वॉर के नाम से जाना जाता है। तो किस एंग्लो मैसूर वॉर के समय टीपू सुल्तान की डेथ हो जाती है? अगर मैं बात करूं कि जो सेकेंड नंबर का एंग्लो मैसूर वॉर होता है उसमें टीपू सुल्तान के जो फादर होते हैं हैदर अली, उनकी डेथ होती है। तो टीपू सुल्तान की डेथ कब होती है? जब 4th नंबर का बैटल होता है, और ये 4th नंबर का बैटल कब होता है? तो 1799 में होता है। तो इस हिसाब से आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3। ये है द टाइगर ऑफ मैसूर, जिनको टीपू सुल्तान कहते हैं। ये अपने आप को नागरिक टीपू भी कहते थे। इन्होंने एक स्वतंत्रता का पेड़ लगवाया था, ठीक है। इनका एक्चुअल नाम जो था वो फतेह अली था, ठीक है। फतेह अली इनका एक्चुअल नेम था। इन्होंने एक बहुत अच्छा स्टेटमेंट दिया था, 1 day of life as a tiger is far better than the 1000 year of living as a jackal, है ना। ये इनका बहुत अच्छा ही एक स्टेटमेंट माना जाता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हु वॉज द गवर्नर जनरल ड्यूरिंग द रिवॉल्ट ऑफ 1857? 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? ठीक है, आंसर आपको करना है। तो लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड इरविन, लॉर्ड लिटिन या लॉर्ड वेलिंगटन? तो हमने आपको डिस्कस किया था कि लॉर्ड कैनिंग जो थे वो 1857 की क्रांति के समय जो थे वो भारत के गवर्नर जनरल हुआ करते थे, ठीक। नेक्स्ट है, हु वॉज द प्रोमिनेंट लीडर इन द लखनऊ ड्यूरिंग द रिवॉल्ट ऑफ 1857? 1857 की क्रांति के समय लखनऊ से कौन रिप्रेजेंट कर रहा था? बेगम हजरत महल, रानी लक्ष्मीबाई, कुंवर सिंह या बहादुर शाह जफर? मैंने आपको बताया था यहाँ पे सबके एजेंडे अलग अलग थे, सभी लोग अपने अपने प्रॉफिट के लिए, अपने अपने लाभ के लिए यहाँ पे लड़ रहे थे। रानी लक्ष्मीबाई को अपनी झांसी नहीं देनी थी, बेगम हजरत महल को अपने बच्चे को गद्दी पे बिठालना था, है ना। हर लोगों का अलग अलग यहाँ एजेंडा था। तो यहाँ पे लखनऊ की तरफ से कौन लड़ रहा था? तो बेगम हजरत महल लखनऊ से लड़ रही थी। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अब देखिएगा
होता क्या है, यहाँ पर ये क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं कि बैरकपुर छावनी, पहले शहीद 1857 क्रांति के कौन माने जाते हैं? मंगल पांडे, जो कि बैरकपुर छावनी से लड़ रहे थे। फिर दिल्ली से बात करें तो दिल्ली से बहादुर शाह सेकंड और जनरल बख्त खान थे। इसके अलावा लखनऊ से बेगम हजरत महल थी। कानपुर से नाना साहिब थे। तात्या टोपे भी कानपुर बाद में पहुंच गए थे। झांसी से रानी लक्ष्मीबाई थी। ये कुछ इंपॉर्टेंट लीडर हैं। नेक्स्ट है, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक द फर्स्ट इंडियन वॉर ऑफ द इंडिपेंडेंस 1857-59? द फर्स्ट इंडियन वॉर ऑफ द इंडिपेंडेंस 1857 से 59 पुस्तक के लेखक कौन है? इंपॉर्टेंट बुक है, इसका आंसर आपको करना है। जब आपको मैंने 1857 की क्रांति का विद्रोह आपको डिस्कस किया था, इसका वीडियो का लिस्ट आपको परचम की प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, आप उसे देखेंगे, आपको आंसर पता चलेगा कि कार्ल मार्क्स यहाँ पे सही आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज द इम्पैक्ट ऑफ 1857 रिवोल्ट? 1857 की क्रांति हो जाती है, हम सक्सेसफुल नहीं होते हैं। क्यों नहीं होते हैं? यूनिटी नहीं होती, प्रॉपर प्लानिंग नहीं होती, प्रॉपर लीडर नहीं होता और सबके एजेंडा अलग अलग होते हैं। तो यहाँ पर क्या इम्पैक्ट हुआ भारत पे? डॉक्ट्रिन ऑफ लेफ्ट वॉज विदड्रॉन। अब जो हड़प की नीति थी जो कि लॉर्ड डलहौजी ने शुरू की थी, उसको खत्म कर दिया गया। एंड ऑफ द पेशवाशिप एंड द मुगल रूलर, पेशवाई जो थी उसको खत्म कर दिया गया और मुगल राजा को खत्म कर दिया गया। कंट्रोल ऑफ इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन वॉज पास्ड ऑन द ब्रिटिश क्राउन। 1857 की क्रांति के बाद जो भारत का एडमिनिस्ट्रेटिव या कंट्रोल था वो ब्रिटिश क्राउन के पास चला गया। कौन से स्टेटमेंट सही है? तो आप सभी जानते हैं, आप लोगों ने बहुत अच्छे से इस सेशन को अटेंड किया था। ऑल ऑफ द अबव सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि आप जानते हैं 1857 के पहले ईस्ट इंडिया कंपनी कंट्रोल करती थी और इसके बाद जो है वो क्राउन ने कंट्रोल करना शुरू कर दिया। ठीक, चलो नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट वॉज द फर्स्ट टू बी एनेक्स्ड बाय द डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स? हड़प की नीति जो कि लॉर्ड डलहौजी ने शुरू की थी, उसके अंतर्गत पहला राज्य कौन सा इन्होंने हड़पा था? ये वही राज्य है, बताएं, जहां पे पेशवा लोग भी रहा करते थे किसी जमाने में। तो सही आंसर हो जाएगा सतारा। ठीक है, सतारा, बाजीराव जो मूवी है देखा होगा ना, सतारा में रहा करते थे वो लोग। चलिए अगला देखते हैं, फिर बाद में पुणे शिफ्ट हो गए थे। व्हाट इज द लोकेशन ऑफ द पद यात्रा ऑफ दांडी मार्च 2021? आप सभी जानते हैं अभी हम आज़ादी का अमृत महोत्सव सेलिब्रेट कर रहे हैं जो कि 75 वीक्स का है और यहाँ पे हर चीज़ 75 होने वाली है। 75 वंदे भारत आपने चलाई, 75 आप स्कीम लॉन्च करोगे, 75 इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट हो गया, एवरीथिंग 75। ये जो पूरा 75 वीक्स का हम अमृत महोत्सव शुरुआत कर रहे हैं वो दांडी मार्च से शुरू किया था हमने 12 मार्च से। कब तक चलेगा? ये 15 अगस्त 2023 तक एक कार्यक्रम पूरा चलने वाला है। तो ये दांडी मार्च 2021 में हमने शुरू की थी। ये कहाँ से शुरू की थी? साबरमती आश्रम टू दांडी, दांडी टू बड़ौदा, पोरबंदर टू साबरमती या राजकोट टू दांडी? ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है जिसको हमने हिस्ट्री से लिंक कर सकते हैं। तो सही आंसर हो जाएगा साबरमती आश्रम टू दांडी। ठीक है, नेक्स्ट, जिन्ना गेव हिज अपोजिशन टू वेबल प्लान इन द कॉन्फ्रेंस हेल्ड एट? जिन्ना ने जो बेबल योजना आई थी 1945 में, मैंने बेबल का प्लान आपको समझाया था। तो 1945 में जो बेबल की योजना आई थी, मोहम्मद अली जिन्ना ने इसको रिफ्यूज़ कर दिया था, अपोजिशन में थे, अगेंस्ट थे। कहाँ पर एक कॉन्फ्रेंस हेल्ड की गई थी? दिल्ली, शिमला, कैलकाटा या फिर मद्रास? तो भारत की जो विंटर कैपिटल मानी जाती थी वो है शिमला और शिमला में ही एक कॉन्फ्रेंस हुई थी। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये है आपका क्वेश्चन ऑफ द डे जिसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में बताना। टोटल मैंने 20 क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस किए हैं। आपका स्कोर क्या रहा, कितने क्वेश्चन आपके सही हुए, आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, अच्छा अब देख लेते हैं हम अपना प्रैक्टिस क्वेश्चन। अबाउट विच किंगडम डिड डलहौजी से दैट इज वॉज द चेरी दैट विल ड्रॉप इनटू आवर माउथ वन डे? डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स लेकर आए थे डलहौजी और डलहौजी ने एक स्टेटमेंट कहा था किसी एक स्टेट के लिए कि ये स्टेट एक चेरी की तरह है जो एक ना एक दिन हमारे मुंह में गिर जाएगा। अवध, झांसी, मैसूर या फिर पटियाला? क्या आंसर है आपका? आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा और मैं भी आपको कमेंट में इसका सही आंसर डेफिनेटली बताऊंगी। ठीक है, सो अब आपको कहाँ जाना है? परचम की एप्लीकेशन पे जाना है और कुछ और क्वेश्चन है वहाँ पर, उन क्वेश्चन को भी लगा लीजिएगा।